Hello guys, good morning and welcome back to the Vedanta Education. This is class 12 chemistry and as usual we are having P block chapter and in the last lectures we had completed the group 15. हालांकि ग्रुप 15 में जहाँ तक कि हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें पूरे ग्रुप के इंट्रोडक्शंस, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उसके रिएक्शंस हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, उसकी अकरेंस, उपलब्धता वगैरह ये सारी चीज़ें, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सारे इंट्रोडक्शन पार्ट थे। उसके अलावा फिर हमने नाइट्रोजन के असंगत व्यवहार की हमने बात की थी। उसमें नाइट्रोजन N2 गैस के बारे में हमने पूरा बात की, निर्माण और रासायनिक अभिक्रियाएं, हमने नाइट्रिक अम्ल की बात की, है ना, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की भी बात की। इसके बाद में हमारे पास उसमें जो सेकंड एलिमेंट आता है फास्फोरस, उसके भी ये सारे पॉइंट्स हमें पढ़ने होते हैं। फास्फोरस के एलोट्रॉप्स अपर रूप होते हैं, उसके बाद फॉस्फीन है, उसके ऑक्सो एसिड्स हैं, है ना। तो हालांकि आपका जो इस बार का जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है बाय द बोर्ड, उसके अंदर फास्फोरस को हटा दिया गया है। तो वो आपके था, हम उसको पढ़ते, लेकिन अभी क्या है सिलेबस में से वो हटाया तो हम उसके बात नहीं करेंगे। हमारा ग्रुप 15 यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा नाइट्रिक एसिड तक, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आगे ग्रुप 16 के ऊपर। ओके गाइस, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द ग्रुप 16 एलिमेंट्स। देखिए ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसमें होता है ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेलुरियम होता है एंड पोलोनियम होता है, ठीक है। ऑल दीज एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग विद द ग्रुप 16। ओके, ग्रुप 16 है। और ऑक्सीजन जो है वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है? पीरियड नंबर 2। कौन सा आवर्त है? आवर्त नंबर 2 का एलिमेंट है कौन? ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको याद करने का अगर आप लोगों को तरीका चाहिए तो वैसे तो सबको मालूम होगा, जो पढ़े हुए मेरे से उनको मेरा वाला तरीका मालूम होगा, किसी को कोई और तरीका मालूम होगा, जैसे भी है। आप लोग देखिए कि इसमें आप ऐसे पढ़ते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो। ये टीपने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, टीपना तो है ही नहीं एग्जाम के अंदर, है ना। अपने आप को तैयार कीजिए, बिल्डअप कीजिए, टीपने से कुछ नहीं होता है। सो ये याद रखने का तरीका है, किसी का क्या है किसी का क्या है, जिसको जैसे याद होता है वैसे कीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे ये तरीका हो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे इसको याद किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 16 से बिलोंग करते हैं गाइस, ठीक है। इनको देखिए, इनको क्या कहा जाता है? इनको मैं चाल्कोजन बोलता हूँ, वैसे कैल्कोजन भी कहते हैं इसको, कैल्कोजन। इन तत्वों को क्या कहते हैं? कैल्कोजन कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? अयस्क निर्माण करते हैं। जितने भी भूपर्पट्टी से, अर्थ क्रस्ट से, जमीन से अयस्क निकाले जाते हैं बच्चों, उन सभी को क्या होता है? वो सभी जो है मेनली किस रूप में होते हैं? वो होते हैं कंपाउंड के रूप में, यौगिक के रूप में होते हैं। जैसे लोहा निकला, कोई भी धातु निकली, अधातु निकली, कुछ भी निकलता है अगर धरती से, अर्थ क्रस्ट जिसको कहते हैं हम, भूपर्पट्टी, उससे कुछ भी खदान खोद करके निकालते हैं, वो यौगिक के रूप में होता है। और वो यौगिक 90% किनके होते हैं? वर्ग 16 के तत्वों के होते हैं, ठीक है। तो और उसमें भी मेन किसके होंगे? वो ऑक्सीजन और सल्फर के होंगे। इसलिए ये वर्ग के तत्व क्या करते हैं? अयस्क निर्माण का कार्य करते हैं। उस यौगिक को जिसमें जो धातु हुआ या अधातु हुआ, जो चीज अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो अशुद्ध रूप में है, उसको ही तो अयस्क कहते हैं। तो अयस्क निर्माण कौन कर रहा है? वर्ग 16 के तत्व। इसलिए इनको क्या कहते हैं? कैल्कोजन भी कहा जाता है। बोलिए, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। अब अपन इनकी एक एक पॉइंट की बात कर लेते हैं, इनकी उपलब्धता की बात करते हैं। सबसे पहले अपन उपलब्धता की बात करते हैं कि भैया ये कहाँ कहाँ होते हैं। हम सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन की अगर आप बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है अर्थ क्रस्ट में, भूपर्पट्टी में, जिसमें अभी मैंने कहा खदान खोद करके कोई चीज निकालते हैं, तो उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऑलमोस्ट 46.6% होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूं, यह भूपर्पट्टी में लगभग कितना है?
46.6% पाया जाता है गाइस। अब उसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे यौगिक हैं, जैसे जल भी मिल रहा है तो ऑक्सीजन उसमें है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिल गया ऑक्सीजन उसमें है, कार्बन का ऑक्साइड मिल गया तो ऑक्सीजन उसमें, ऑल दीस आर द ऑक्साइड्स ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ऑक्सीजन क्या है वहां पे भूपर्पटी से हमें मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं मुक्त वायु में कितना होता है ये तो सब जानते हैं, 20% होता है ना ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता तो आप जनरली इस टाइप से बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप जैसे मान लीजिए सल्फर की बात करते हैं, सल्फर कहाँ किस फॉर्म में होता है, तो अगर आप कहें कि भाई भूपर्पटी में जो सल्फर होता है, सल्फर भूपर्पटी में कितना होता है, लगभग 0.1% होता है ना, इस तक होता है, 0.1% तक होता है। तथा देखिए बाकी जहां पे भी सल्फर की प्रेजेंस होगी ना बच्चों, वो जो है वो मेनली किस फॉर्म में होते हैं, सल्फेट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तथा यह है मिलता कैसे है, ऐसे फ्री फॉर्म में तो मिलता नहीं है, मुख्यतः किस फॉर्म में मिलता है, मुख्यतः सल्फेटों की फॉर्म में मिलता है, सल्फेट के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए मैं एग्जांपल्स लिखता हूं और ये एग्जांपल्स आपके कुछ काम में भी आने वाले हैं। हालांकि एक अयस्क वाला चैप्टर जो है आपके इस बार हटा ही दिया गया है, वैसे भी आगे चल के काम में आएंगे। तो मैं फॉर्मूलाज लिखता हूं, जैसे एक है हमारा जिप्सम होता है बच्चों, जिप्सम का क्या फॉर्मूला है, कैल्शियम का सल्फेट होता है .2H2O, ठीक है गाइस। एक होता है आपके पास एप्सम होता है, ओके गाइस। देखिए एप्सम होता है मैग्नीशियम का सल्फेट MgSO4.7H2, ओके गाइस, राइट। इसके बाद जैसे एक बेराइट होता है, बेराइट ये सब क्या है, मिनरल और अयस्क है बच्चों। बेराइट होता है बेरियम का सल्फेट होता है, राइट गाइस। अच्छा इसके बाद में एक आपका पर्टिकुलरली अयस्क है, ये तो सॉल्ट हो गए, लवण हो गए। इसके बाद एक अयस्क होता है जिसको आप गैलेना बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ये होता है आपका लेड, जो शीशा होता है ना प्लम्बम, उसका सल्फाइड जो हमें जमीन से मिलता है, अर्थ पृष्ठ से मिलता है, भूपर्पटी से मिलता है। जैसे एक होता है जिंक ब्लेंड, ये है किसका अयस्क है, ये है जिंक का अयस्क, जो Zn से, देखिए इनमें सब में सल्फर है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सल्फर जिन मुख्यतः जिन यौगिकों के रूप में प्राप्त होता है उसके सूत्र हैं। एक और भी इंपॉर्टेंट है जिसको अपन कॉपर पाइराइट भी कह सकते हैं, एक है हमारे पास कॉपर पाइराइट, ठीक है। कॉपर पाइराइट भी काफी इंपॉर्टेंट है और 6th चैप्टर आप पढ़ते तो हमें पता चलता CuFeS2 Fe2S, दिस इज कॉपर पाइराइट, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जहां पर क्या होता है सल्फर प्रेजेंट होता है, जिस फॉर्म में सल्फेट्स की फॉर्म में क्या होता है, सल्फेट्स, ये तो क्या है सल्फेट्स है, एंड दिस इज सल्फाइड गाइस, ये सल्फेट नहीं ये सल्फाइड है ना, ये सल्फाइड है। तो मेनली क्या हुआ, सल्फेट एंड सल्फाइड की फॉर्म में रूप में पाया जाता है, ठीक है। ये सब सल्फाइड है, लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड है ना, कॉपर आयरन सल्फाइड जिसको हम कहते हैं। अब देखिए इसके बाद में अगर हम चलते हैं तो सल्फर और कहां हो सकता है, जैसे वोल्केनो वगैरह होते हैं, ठीक है। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, उसमें कई टाइप की गैसेस में सल्फर होता है। और प्रकृति के अंदर एक और इम्पोर्टेंट इसका सोर्स है, देखिए प्रकृति में ये आप समझिए गार्लिक, लहसुन, प्याज, सरसों, है ना, ये सब जो होते हैं ना, गोभी, ये जितने भी एनवायरनमेंट से हमें जो चीजें मिलती हैं उनके अंदर भी क्या होता है, ये सल्फर होता है, जिसमें आप प्रोटीन भी बोल सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, एग हो सकता है, ठीक है ना, और बाल बूल, क्योंकि इनमें प्रोटीन ही होता है। तो ये सब चीजों में क्या है, सल्फर होता है। आप कभी भी देख लेना, लहसुन से, प्याज से, सरसों के तेल से, गोभी से, इनसे आंखों में जलन लगती है, दैट इज ड्यू टू द कंपाउंड ऑफ सल्फर, जो उसमें सल्फर के कंपाउंड प्रेजेंट है उनकी वजह से वो जलन लगती है।
प्रोटीन जलेगा, बाल जलते हैं, आंखों में जलन लगती है, एग से जलती है। तो ये सब क्या है, ये सल्फर कंटेन कंपाउंड्स है, उसके अंदर ऐसे यौगिक हैं जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट है, इसलिए ये जलन लगती है गाइस। ठीक है, अब इसके बाद में अपन और बात करें तो सेलेरियम और टेलोरियम की बात करें तो ये मुख्यतः सल्फाइड्स में होते हैं, है ना। देखिए सेलेरियम एंड टेलोरियम मुख्यतया सल्फाइड होते हैं। और अगर पोलोनियम की बात करते हैं बच्चों तो ये रेडियोधर्मी होता है। ठीक है, थोरियम और यूरेनियम जैसे ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। देखिए पोलोनियम रेडियोधर्मी, यूरेनियम, थोरियम आदि के रेडियो पैटर्न से प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब अपन आगे चलते हैं इसके अंदर। अब इसमें हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। चलिए बच्चों देखिए, अब मैं बात करता हूं इसके अंदर विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं बात करता हूं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। पी ब्लॉक के एलिमेंट है तो इसका पी ब्लॉक का तो क्या होता है NS2 NP126, दिस इज फॉर द पी ब्लॉक, है ना, आपको मालूम है। और जिस भी ग्रुप में होते हैं उससे रिलेटेड आप इलेक्ट्रॉन्स रख दीजिए, तो NS2 NP4 ये क्या है, आपके इस वर्ग 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। समझ रहे हैं आप? अगर आप एक पीछे ग्रुप में जाएंगे 15 में जाएंगे तो NS2 NP3, एक आगे जाएंगे 17 में जाएंगे तो NS2 NP5, इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए इसमें आकार की मैं बात कर रहा हूं। आकार आपको पता है, वर्ग में नीचे जाने पर आकार बताइए क्या होता है, बढ़ता है ना। धात्विक गुण बढ़ते हैं, है ना, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन से सल्फर आकार अचानक बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है बच्चों? बढ़ता है ना, क्यों? डी कक्षक। इसके कारण, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पी ब्लॉक में किसी भी वर्ग के दूसरे आवर्त का तत्व जो है उससे आप तीसरे में जाओगे तो हमेशा आकार अचानक बढ़ता है। आपने 15 में पढ़ा था तो नाइट्रोजन से फास्फोरस में जाते हैं तो आकार अचानक से बढ़ता है। ठीक है गाइस, तो वैसे ही ऑक्सीजन से सल्फर में जाओगे तो आकार अचानक से बढ़ेगा, क्योंकि सल्फर में रिक्त डी कक्षक आना शुरू हो जाते हैं जो इसमें नहीं है। ठीक है, एक आगे यहाँ पर जाकर के एक और बात हम करते हैं जो हम पहले से बोले हैं कि सेलेनियम से पोलोनियम आकार में वृद्धि कम होती है। जितनी हम सोचते हैं ना उतनी वृद्धि इसमें होती नहीं है। रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि हमने इसमें पहले भी देखा था, इसमें हमने एक्टिनोइड और कॉन्ट्रैक्शंस, संकुचन, एक्टिनोइड संकुचन। ठीक है, तो एक्टिनोइड संकुचन क्या होता है पूरा डी ब्लॉक में आप समझोगे। कुल मिलाकर के देखिए क्या होता है, यहां से आप जाओगे तो डी 3D भरा हुआ है, 4D खाली है, इसमें 4D भरा है, 5D खाली है, लेकिन 4F भी आ जाता है, इसमें 4F भर जाता है। तो 4D और F कक्षक आने की वजह से क्या होता है, यहां से यहां तक जाने में जितना आकार बढ़ रहा है, क्योंकि आप वर्ग में नीचे की तरफ जा रहे हो तो आकार तो बढ़ रहा है, लेकिन उतना ही इनमें वापस से संकुचन भी होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें डी और एफ कक्षक आ रहे हैं। डी और एफ कक्षक का जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो कमजोर होता है, तो वो डी और एफ कक्षक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले नाभिक के आकर्षण को रोक नहीं पाते हैं, उसी को तो दुर्बल परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। और इस वजह से वो नाभिक क्या करता है,
आयटम को, उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, इसी कारण से जितना आकार यहाँ से यहाँ जाने में बढ़ता है उतना ही वापस से संकुचन होता है, तो थोड़ा बहुत बढ़ता है। जितना हम सोच रहे हैं ग्रेजुअली इंक्रीज होना चाहिए उतना इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो ये हुआ इसके आकार के बारे में। अगला पॉइंट अगर अपन बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनन ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों। आयनन ऊर्जा देखो, जैसा कि हमने कहा कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होगी तो धातु गुण बढ़ता है। धातु तो चाहता ही इलेक्ट्रॉन दान करना है, करता है कि नहीं करता है? कोई भी धातु पॉजिटिव आयन बना लेता है इलेक्ट्रॉन दान करके, तो धातु तो चाहता ही यही है कि वो इलेक्ट्रॉन दान करे, तो उसको ऊर्जा ज्यादा देने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं ना। आयनन ऊर्जा वही तो होती है किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च की गई ऊर्जा। तो जब वो चाहता ही है कि भैया मेरे बाह्यतम कोश से आप इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, देन उसमें फिर कहां से हमें आवश्यकता पड़ेगी कि उसको ज्यादा ऊर्जा दी जाए? नहीं देनी पड़ेगी ना। तो वर्ग में देखिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे तक जाने पर क्या होगा? ऊपर से नीचे आयनन ऊर्जा घटेगी ना, घटेगी क्योंकि वहां पर धात्विक गुण बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी चीज देखना, अगर मैं वर्ग 15 के तत्व की बात करता हूं, 16 है ना, सल्फर है ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे कौन आ जाएगा इसके जस्ट सीध में? क्लोरीन आ जाएगा, और इससे जस्ट पीछे कौन है 15 वर्ग के अंदर? फास्फोरस है। ठीक है, तो ये वर्ग 15, 16, 17 तीन तत्वों को मैंने ले लिया और ये सब क्या है? आपस में संगत है ना, इस एक ही आवृत के हैं। 15 में तीसरे आवृत का, 16 में तीसरे का और 17 में तीसरे का। हमने कहा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा घट रही है। तो हम अभी यहाँ कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना। देखो यहाँ पे फास्फोरस, सल्फर और यहाँ पे क्लोरीन, तो हम कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार हमेशा घटता है। क्या होता है? आकार घटता है। तो आयनन ऊर्जा बढ़नी चाहिए। क्या होना चाहिए? आयनन ऊर्जा बढ़नी चाहिए। तो आप सल्फर से क्लोरीन जाओगे तो बेशक आयनन ऊर्जा बढ़ती है, तो आप कारण क्या बोलोगे कि आप सल्फर से क्लोरीन गए तो लेफ्ट टू राइट चलना पड़ा और इसके आकार घटने से आयनन ऊर्जा बढ़ी। अब आप बात करोगे कि फास्फोरस से सल्फर जाओगे तो आयनन ऊर्जा यहाँ पर जो है वो घट जाती है। ये जरा समझिएगा। तो यहाँ आयनन ऊर्जा किसकी है? सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे कम है सल्फर की, फिर ज्यादा है फास्फोरस की, फिर ज्यादा है किसकी? क्लोरीन की। अब आप बोलोगे कि फास्फोरस की सबसे कम होनी चाहिए, सल्फर की क्यों कम है? तो सर इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि भैया फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 3s2 3p3, क्लोरीन का है 3s2 3p5 और सल्फर का है 3s2 3p4। अब आप देखिए कि क्लोरीन तो साइज छोटा होने की वजह से सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा दे रहा है क्योंकि सबसे राइट में है, और सल्फर बीच में है, इसका थोड़ा ज्यादा होना चाहिए फास्फोरस से, लेकिन फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा है क्योंकि इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए जरा। हमने बोला है कि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आंशिक से ज्यादा स्थायी होता है। तो ये जो 3p3 है अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ना, p में 6 होते हैं, अभी 3 है तो अर्धपूरित है, इसमें 4 है, ये आंशिक है। ठीक है, ना तो ये पूरा भरा है, ना खाली है, ना आधा है, इसलिए इसका स्थायित्व कम है। ये आधा है, इसका स्थायित्व ज्यादा है, इसलिए फास्फोरस का आकार सल्फर से बड़ा होते हुए भी आयनन ऊर्जा ज्यादा है। तो आप क्या बोलेंगे? फास्फोरस में अर्धपूरित स्थायी p कक्षक होना ही क्या है? इसकी ज्यादा आयनन ऊर्जा का कारण है। बोलो बच्चों, समझ में आती क्या ये बात? ठीक है, चले फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। आगे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की लब्धि ऊर्जा की हम बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसको कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, देखिएगा हम बात कर रहे हैं अब इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
इसी नाम से बोलूंगा इसे, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एग्जैक्टली होती क्या है, जैसे आयनन ऊर्जा होती है, थोड़ा बहुत उसी टाइप से इसको अपन बोल सकते हैं। आयनन ऊर्जा में क्या होता है, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च की गई ऊर्जा, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जो ऊर्जा, यहाँ पे दोनों ऊर्जा आ सकती है, खर्च की हुई या फिर उत्सर्जित। कोई भी हमारे पास परमाणु है, उसके बाह्यतम कोश में हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो या तो वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा या तो वो ऊर्जा अवशोषित करेगा। वो जो ऊर्जा है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा बोलते हैं। अगर वो उत्सर्जित करेगा तो ऊर्जा का साइन कैसा रहेगा, माइनस, और अगर वो अवशोषित करेगा तो कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। समझ में आ रही है क्या बात। तो देखिए इन तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा है उसका आप ट्रेंड देखेंगे तो बहुत ही मजेदार ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। इन सभी तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा है उसका मान नेगेटिव होता है, लेकिन वो जो नेगेटिव मान है वो बड़ा घूमता फिरता मान है। देखिए कैसे, आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो -41 होता है, इसका -200 होता है, इसका -195 होता है, इसका -190 होता है। एंड अगर आप पोलोनियम की बात करते हैं तो वो 174 का इसमें होता है, ठीक है। ये है इन सभी की इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। इसका मतलब ऑक्सीजन, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में जोड़ेंगे तो वो 141 किलो जूल ऊर्जा पर मोल क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। समझ में आ रही है क्या बात, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लिखते कैसे हैं, डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी H। तो ये क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी, इन तत्वों की। सल्फर के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वो 200 किलो जूल देगा, 195, 190, 176। इसका मतलब देखिए क्या होता है, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उसको तो खुशी होगी ना, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और इलेक्ट्रॉन मिलने पर खुशी होगी तो वो डांस करेगा, डांस करेगा तो ऊर्जा खर्च होगी। तो पहले मेरी ऊर्जा थी 100 किलो जूल, मैंने डांस किया और मेरी ऊर्जा रह गई कितनी, 50 किलो जूल। मैं अब मेरी डांस करने के बाद ऊर्जा निकालूंगा तो फाइनल अंतिम अवस्था में 50 बची थी, प्रारंभिक में 100 थी, तो कितनी आई, -50। इसका मतलब माइनस साइन का मतलब क्या हो गया, 50 किलो जूल ऊर्जा मैंने क्या कर दी है, उत्सर्जित कर दी है। कभी भी ऊर्जा पे अगर नेगेटिव साइन लगा है तो ये मत समझिए कि वो 0 से कम है। माइनस का मतलब 0 से कम है, समझते हैं ना हम लोग, 0 के नीचे क्या आता है, -1 -2। तो कभी भी ये 0 से कम नहीं है बच्चों, ये है 141 ही है। ऊर्जा कितनी, 141 किलो जूल, लेकिन माइनस है, ये केवल इतना बता रहा है कि वो उत्सर्जित ऊर्जा है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। तो इन सबों ने इतनी ऊर्जा क्या की है, उत्सर्जित की इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर। अब अपन इस ट्रेंड की बात करते हैं। देखिए एक तत्व हमारे पास है इतना बड़ा, एक है हमारे पास इतना बड़ा, इसका नाभिक यहाँ है, इसका नाभिक यहाँ है, ठीक है। अब मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ता हूँ और इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ता हूँ, तो जैसे दो चुंबक होती है उसको मैं जोड़ूंगा तो अगर वो आपस में आकर्षित करती है तो यहाँ पर लाते ही अचानक से चिपक जाएंगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को नाभिक खींचता है तो इसको पास में लाते ही क्या होगा, अचानक से इसके बाह्यतम कोश में कूद जाएगा, ये भी कूद जाएगा। लेकिन देखिए इसमें नाभिक से दूरी इतनी सारी है, इसमें इतनी सी है। बताओ नाभिक कौन से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, इस वाले को, तो ये जल्दी जाकर के जुड़ेगा, ये जल्दी जाकर के जुड़ेगा तो ये ज्यादा खुशी मनाएगा, ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जरा, ये साइज ज्यादा होने की वजह से नाभिक इसको कम आकर्षित करेगा, कम, बहुत थोड़ा देरी से जाएगा, कम ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का ऋणात्मक मान जो है ना वो कम होगा इसके ऋणात्मक मान से। समझ में आ रही है क्या बात। अब टॉप टू बॉटम क्या होता है, आकार बढ़ता जाता है, इसका मतलब लब्धि ऊर्जा का ऋणात्मक मान घटता चला जाएगा ना, क्योंकि आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन कम आकर्षित होगा। तो इसको एक बार छोड़ दीजिए ऑक्सीजन को, क्योंकि ये वर्ग के दूसरे आवर्त का तत्व है और वो सभी बदमाशी करते हैं, जैसे नाइट्रोजन कर रहा था। यहाँ देखिए -200 इसने दी, इसने 195, 190, 170, क्योंकि आकार बढ़ रहा है इसलिए लब्धि ऊर्जा का ऋणात्मक मान बोलना हमेशा, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। क्या घट रहा है, ऋणात्मक मान घट रहा है। आरी बात समझ में। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर सबसे छोटा आकार तो ऑक्सीजन का है, देन ऑक्सीजन की ऋणात्मक ऊर्जा जो है गेन एंथैल्पी का ऋणात्मक मान तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, इससे भी ज्यादा होना चाहिए सल्फर से भी, क्योंकि ये छोटा आकार ऑक्सीजन मान लीजिए, सल्फर मान लीजिए, तो इसमें तो कम होना चाहिए। तो इसमें चक्कर क्या है मैं आपको समझाता हूं। ऑक्सीजन में आकार छोटा है, ऑक्सीजन का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या है,
2s2 2p4 और ये मान लीजिए सल्फर है तो इसका कितना होगा 3s2 3p4। बाइटम कोर्स में इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखिए कि वही 6 इलेक्ट्रॉन इतनी सी जगह में बैठे हैं और वही 6 इलेक्ट्रॉन इतनी जगह में बैठे हैं। आने वाले 7वें इलेक्ट्रॉन को आसानी से कौन एडजस्ट कर लेगा, ये करेगा ये करेगा। अरे इनके घर में तो वैसे जगह नहीं है, इनके घर में जगह है, तो ये क्या करेंगे आने वाले इलेक्ट्रॉन पे पुशअप करेंगे, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगेगा छोटे ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन हालांकि छोटा है, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा माइनस में ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होकर के ये इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं आने देगा, इसलिए इसकी ऋणात्मक लब्धि ऊर्जा सल्फर से कम होती है। बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती है? ठीक है, तो ये हुआ इसकी लब्धि ऊर्जा का ट्रेंड। वैसे तो क्या होता है ट्रेंड, लब्धि ऊर्जा का ऋणात्मक मान आकार वर्ग में नीचे की तरफ आकार बढ़ने से घटता है, घट रहा है। लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर में आप कंपैरिजन करोगे तो ऑक्सीजन का ऋणात्मक मान ज्यादा होने चाहिए और सल्फर से, लेकिन कम होता है। कारण क्या है? कारण है ऑक्सीजन का अतिरिक्त छोटा आकार जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण शुरू करवा देता है। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हमारे पास में है इसमें ये इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा हो गया। अब है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। समझ रहे हैं? इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, En है ना, डेल्टा En। अब देखिए विद्युत ऋणात्मकता जिसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता इसको बोल सकते हैं। ये क्या चीज होती है? यहां पे क्या हो रहा है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो वो इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित जितना ज्यादा करेगा उतना ही ज्यादा माइनस के अंदर लब्धि ऊर्जा रहेगी। यहां पे इलेक्ट्रॉन आकर्षण है, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन? आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या है? ऋणात्मकता है। समझ में आ रही है क्या बात? विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता क्या है? वो भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, लेकिन कैसा है देखिए, ये युग्म नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये किसको खींच रहा है? आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को। देखना जरा, वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलकर क्या बन रहे? एक युग्म, यहाँ भी एक युग्म। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण इस युग्म को, आबंधित है बच्चों ध्यान रखना, अकेले इलेक्ट्रॉन को नहीं, पूरे युग्म को ये अपनी तरफ खींच रहा है। शब्दों पे ध्यान देना, खींच रहा है। यहाँ तो बाह्यतम कोश में ले रहा था, ये बाह्यतम कोश में नहीं लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा और ये आंशिक ऋणावेशित, जिसका कम होगा तो आंशिक धनावेशित, ये आंशिक धनावेशित हो जाएगा। इसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, जो वर्ग में क्या होती है? वर्ग में नीचे की तरफ क्या होती है? घटती जाती है, क्योंकि धात्विक गुण क्या बढ़ रहे हैं। भैया धातु क्या चाहती है कि इलेक्ट्रॉन दान करके धनात्मक हो जाओ, हम तो यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचने की बात कर रहे हैं, धातु तो कम ही खींचेगा ना। तो वर्ग में नीचे की तरफ जाओगे तो आकार बढ़ रहा है, धातु गुण बढ़ रहे हैं, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता घटती चली जाती है, घटती चली जाती है। और आप ये देखिए कि ऑक्सीजन जो है ना, वो फ्लोरीन के बाद में सबसे दूसरे नंबर पे टॉप विद्युत ऋणात्मकता है। किसकी? ऑक्सीजन की। सबसे ज्यादा किसकी? फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की। पूरी पेरियोडिक टेबल में, पूरे संसार में सबसे ज्यादा फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन की होती है। तो ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे है, टॉप टू बॉटम जाओगे आप तो ऋणात्मकता घटती चली जाएगी। ठीक है, चलिए भौतिक गुणों की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए गाइस, भौतिक गुणों में भी बहुत अच्छी सी बात आपको देखने को मिलेगी। बहुत आसानी से, शांति से आप सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, आपको बहुत ही अच्छी न्यूज में इसमें देता रहूंगा, अच्छा ज्ञान इसमें देता रहूंगा। देखिए हम बात कर रहे हैं भौतिक गुण, इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन और सल्फर है ना बच्चों, और आप सेलेनियम तक भी ले सकते हैं, यहीं तक लीजिए, ये है नॉन मेटल, है ना, इनको नॉन मेटल बोल रहे हैं, धातु बोल रहे हैं। और ये दोनों जो है इनको उपधातु बोल रहे हैं, और इसको भी कई बार उपधातु या धातु में ले लेते हैं। कोई इसको धातु में लेता है, पोलोनियम को, कोई उपधातु में लेता है। ये क्या है? ये उपधातु
ये अधातु और ये धातु। समझ में आ रही बात? अब इसके बाद में देखिए इसमें जो पोलोनियम है ना वो कैसा है, रेडियोधर्मी है बच्चों। कैसा है, रेडियोधर्मी। और इसकी हाफ लाइफ क्या होती है बच्चों, हाफ लाइफ इसकी 13.8 दिन होती है। ये ध्यान कर लेना कि पोलोनियम क्या है, रेडियोधर्मी। और रेडियोधर्मी क्या होते हैं, अपने मास का, द्रव्यमान को ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित करते रहते हैं। तो इनका जो द्रव्यमान है वो हर आधे एक निश्चित समय में आधा हो जाता है। उस निश्चित समय को क्या कहते हैं, उसकी अर्धायु कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। तो पोलोनियम 13.8 दिन के अंदर क्या हो जाता है, आधा। आपने 1 किलोग्राम लिया तो वो 500 ग्राम रह जाएगा 13.8 दिन के अंदर। ठीक है, ये इसकी अर्धायु है। अब अपन बात करते हैं एमपीबीपी की गाइस। एमपीबीपी समझ रहे होंगे आप, है ना, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं। गलनांक, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक और ये बीपी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। ठीक है, देखिए आप टॉप टू बॉटम जाओगे वर्ग में नीचे की तरफ, नीचे की ओर, क्या होगा बच्चों, इसका जो क्वथनांक और गलनांक है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है बच्चों, जरा देखो जरा। आप देखिए क्या वर्ग में नीचे की तरफ जा रहे हो तो धातु गुण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एक तो बात होगी धातु गुण बढ़ रहा है, एक बात होगी आकार बढ़ रहा है। क्योंकि आकार में बढ़ोतरी हो रही है और जितना आकार बढ़ता है उतना ही एमपीबीपी बढ़ता चला जाता है। कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि आकार बढ़ेगा, ये बड़े बड़े तत्व परमाणु जो है वो क्या करेंगे, आपस में आकर्षण बल ज्यादा रखते हैं और इस आकर्षण बल की वजह से क्या होते हैं, ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन ज्यादा रखेंगे और इनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो गलनांक क्वथनांक हमेशा वर्ग में नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें विशेष क्वेश्चन पूछने की बात आती है। विशेष क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन से सल्फर जाने पर अचानक और बहुत अधिक एमपीबीपी जो है वो बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन आता है कि भैया जो ट्रेंड है ना, आप जब इसका गलनांक क्वथनांक देखेंगे ना बच्चों तो आपको ये समझ में आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप क्वथनांक की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का तो 90 केल्विन है और इसका 718 है। इसका 90 केल्विन है और इसका 718 है। देखिए बहुत ज्यादा अंतर है ना, बहुत ज्यादा अंतर है ना। तो क्यों है ये अंतर, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन से सल्फर जाने पर गलनांक और क्वथनांक में बहुत बड़ा अंतर आता है। ऐसा क्यों है वो बताइए, वो समझाइए। तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप आंसर देंगे कि आपके पास जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन एक शब्द में मैं देता हूं, परमाणुकता के कारण, इसके कारण परमाणुकता के कारण, एटॉमिसिटी के कारण। जो ऑक्सीजन की तो कितनी होती है 2 और सल्फर की जनरली कितनी होती है 8। ऑक्सीजन तो कैसे होता है O2 के रूप में रहता है और सल्फर कैसे रहता है S8 के रूप में रहता है। जितने ज्यादा परमाणु उतना बड़ा आकार, जितना बड़ा आकार उतनी ज्यादा आकर्षण बल, उतने ज्यादा गलनांक क्वथनांक। तो आप सीधे सीधे क्या देंगे आंसर कि ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 है जबकि सल्फर की 8 होती है और इसी उच्च परमाणुकता के कारण सल्फर का आकार बड़ा है और इसीलिए उसका गलनांक क्वथनांक ऑक्सीजन के सामने अचानक से बढ़ जाता है, बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। समझ में आई कि नहीं है आपको सारी बातें? ठीक है, समझ में आ गई चीजें। अब चलिए अब अपन इसके अंदर लेते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है गाइस, देखिए इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं जनरली कौन कौन सी है, एक है -2, एक है +2, +4 और +6। ये 4 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। ऑक्सीकरण अवस्था बड़े आसानी से ध्यान देना बच्चों, -2, +2, +4 और +6। एक ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी कम देखने को मिलती है। तो आपने देखा कि इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो कौन सी है, -2, +2, +4, +6 होती है। ठीक है, अब देखिए मैं सबसे पहले इसकी बात करूंगा। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन से शुरू मैं करता हूं, ऑक्सीजन की मैं बात करता हूं कि ऑक्सीजन क्या करता है, हमेशा -2 दर्शाता है,
दर्शाता है, केवल एक केस को छोड़ करके, केवल एक को छोड़ करके, OF2 को छोड़ करके, यहां ये क्या है +2 में है। तो भैया ऑक्सीजन जो है ना सुपरस्टार है, ठीक है, सुपरस्टार। कोई भी परमाणु इसके सामने आ जाए ये उससे इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, कभी देगा नहीं। -2 का मतलब क्या, कितने इलेक्ट्रॉन लिए 2, +2 का मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट, +4 4 डोनेट, +6 6 डोनेट, ठीक है। तो ये सुपरस्टार है, ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन देता नहीं, लेता ही लेता है। क्यों है? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि विद्युत ऋणात्मकता En, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी, फ्लोरीन की, फिर है ऑक्सीजन की, एंड सो ऑन। बोलो बात समझ में आती है क्या? अरे भैया इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, और जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है उससे कौन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। तो ये सबसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन एक जगह हार जाएगा। बाप तो बाप होता है, फ्लोरीन तो सबका बाप है ना, सबका बाप है फ्लोरीन, पूरी पीरियोडिक टेबल का बाप है। फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ऑक्सीजन भी नहीं ले सकता। ऑक्सीजन को तो फ्लोरीन के सामने भी घुटने टेकने पड़ेंगे, और उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया OF2। इसके अंदर फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ क्या है, +2 फॉर्म में है। केवल एक ऐसा एग्जांपल है OF2। तो आप बोलेंगे कि फ्लोरीन के साथ को छोड़ करके कोई भी कंपाउंड हो, ऑक्सीजन हमेशा -2 ही दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि भैया फ्लोरीन तो इसका भी बाप है, सबसे ज्यादा ऋणात्मकता फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर क्लोरीन नाइट्रोजन की आ जाती है, ठीक है, ऐसे चलता रहता है। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब अपन ये कहेंगे कि भैया -2 ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वर्ग में नीचे की तरफ क्या होती है, -2 का ट्रेंड घटता चला जाता है। और ये जो है पोलोनियम को बहुत कम -2 दर्शाता है, क्योंकि ये इसमें तो धातु गुण आ जाता है, ये नहीं चाहता कोई इलेक्ट्रॉन दे, ले लो मेरे से, तो दानवीर होते हैं, धातु तो दानवीर होती है, ठीक है। ये तो हुई बात हमारे पास -2 की, है ना। और अब अपन बात करते हैं +4 +6 की, ठीक है। अब देखिए +4 और +6 के अंदर से एक छोटी सी कहानी, क्या कहानी कि भैया +2 और +6 में से टॉप पर तो कौन सी स्थायी होती है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। ऑक्सीजन को तो काट देना, ऑक्सीजन को तो परे निकाल देना, बाहर की तरफ काट देना। क्यों? क्योंकि हमने कह दिया कि ऑक्सीजन केवल -2 दर्शाता है, +2 नहीं दर्शाता है, ठीक है। और केवल फ्लोरीन उसका बाप आ जाता है तो उसके सामने घुटने टेकता है, वहां पे वो +2 बनाएगा, अदरवाइज ऑक्सीजन कभी भी +2 नहीं बनेगा, है। तो अब अपन बात करते हैं बाकी तत्वों की, क्योंकि ऑक्सीजन को तो हटा दिया हमने। बाकी तत्वों में हम कह रहे हैं कि वर्ग में ऊपर की तरफ क्या है +6 और नीचे की तरफ क्या है +4 स्थायी है। कारण क्या है? कारण क्या है? अक्रिय युग्म प्रभाव। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या शब्द आ गया है? मेरे ख्याल से आपके चेहरे पे खुशी झलक रही होगी कि अक्रिय युग्म प्रभाव तो हम जानते हैं सर, नाइट्रोजन में आपने ये समझाया था। क्या होता है अक्रिय युग्म प्रभाव बच्चों? अक्रिय युग्म प्रभाव होता है कि D और F कक्षक आ जाने पर, या D और F कक्षक के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होने के कारण नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है, तो बाह्यतम कोश का S कक्षक का इलेक्ट्रॉन युग्म दान नहीं किया जाता, वो अक्रिय हो जाता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, आबंधन का कार्य नहीं करता है, उसी को हम कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। तो जरा देखिएगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसमें S2P4, समझिए इस बात को, है हमारे पास S है, ये हमारे पास P है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे बैठे हैं, S में ऐसे बैठा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये क्या करते हैं, यहां से 2 देंगे तो +2, है ना। यहाँ पे इसमें क्या होता है, खाली D कक्षक पड़ा है, किसमें, सल्फर के बाद से सब में, तो यहाँ से इसको एकमित कर सकता है, तो यहाँ एक रह गया, एक यहाँ, तो ये +2 इसका हो गया, और यहाँ से इसको एकमित फिर से करेगा तो +2 इसका, तो टोटल कितनी होगी +6। लेकिन जैसे ही आप टॉप टू बॉटम गए तो अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ा, और ये आंतरिक जो S बाह्यतम कोश का जो S कक्षक का युग्म है वो अक्रिय हो गया, वो दान नहीं किया जा रहा, तो केवल कौन जाएंगे, ये कितने जा सकते हैं, 2 और 2 4, +4। तो बॉटम की तरफ कौन आएगा, +4 ज्यादा स्थायी रहेगा, टॉप की तरफ सल्फर क्या आ जाएगा, +6। अच्छा उसमें भी +6 किसके साथ रहता है, +6 सामान्यतया ऑक्सीजन और फ्लोरीन
के साथ, है ना, क्योंकि देखो इसके अंदर भी एक क्या है, युग्म है, इसको भी तोड़ करके आगे एलिमिनेट करने के लिए कुछ तो पैसा लगेगा, ऊर्जा लगेगी। तो कोई अमीर आदमी की चिपक के बैठ जाए तो वो छोटा मोटा खर्चा निकल जाएगा ना। वो कौन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये बहुत ताकत रखते हैं इलेक्ट्रॉन लेने की, बहुत ताकत रखते हैं इलेक्ट्रॉन लेने की। तो जैसे मैं कंपाउंड बनाऊं SF6, अरे भैया सबका बाप बैठा है, खर्चे की तो चिंता ही नहीं करनी है, मंत्री जी बैठे हैं, सल्फर को कोई टेंशन नहीं है। इनको यहाँ एलिमिनेट करने का खर्चा भी फ्लोरीन देगा, इनको यहाँ एलिमिनेट करने का खर्चा भी फ्लोरीन देगा, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जोड़ लेगा, और यहाँ पे सल्फर क्या हो गया, +6 में आ गया है ना। जैसे H2SO4 होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, H2SO4 होता है। सल्फर कैसे टूटता है H2SO4 में? अरे आप लोग तो बड़े स्मार्ट तरीके से समझते हैं। क्या होता है H2SO4 में? H2SO4 में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, जरा देखिए कि सल्फर से कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। इस फ्लोरीन बाप का बेटा ऑक्सीजन, इसकी भी ताकत बहुत है। मंत्री जी का बेटा है, पैसे की क्या चिंता है। सल्फर के P के इलेक्ट्रॉन का युग्मित करने में, सल्फर S के इलेक्ट्रॉन का युग्मित करने में सारा खर्चा कौन दे रहा है, ऑक्सीजन। और यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर आ गया। तो मैंने क्या कहा आपको कि +4 और +6 के अंदर +4 तो बॉटम की तरफ स्थायी है, +6 टॉप की तरफ स्थायी है, क्योंकि बॉटम में जाते जाते अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ने लगता है। यहाँ से अक्रिय युग्म प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है, पोलोनियम में बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर मैंने कहा कि ये टॉप पे आप +6 की बात करो तो वो भी क्या होता है, सामान्यतया ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ अगर कंपाउंड बन रहा है तो ही ज्यादा वो दर्शाता है, अदरवाइज नहीं दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि खर्चा लगता है ना बच्चों, खर्चा लगता है इन इलेक्ट्रॉनों को एलिमिनेट करने का। कौन देगा, कौन देगा? ये मंत्री जी या फिर इनका ये बेटा मंत्री देगा, है। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणी है, इस वजह से इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन अपने आप ही एलिमिनेट होकर के बॉन्डिंग में काम करना शुरू कर देंगे। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो जी, बात समझ में आती कि नहीं आती? बहुत शानदार और सुंदर विचारों में हमने बात रखी है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गई है। ठीक है, और समझ में आ गई है तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे पास कुछ भी नहीं हो सकती है। ठीक है, नहीं हो सकती है तो हम करेंगे भी नहीं ऐसी बात इसके अलावा कोई। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था हुई। ऑक्सीकरण अवस्था के बाद में जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ ना, वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे हो जाता है इंपॉर्टेंट? पहले बात हम देखें कि टॉपिक क्या है। ऑक्सीजन की असंगत व्यवहार। मैंने आपको एक बात बोली थी कि किसी भी वर्ग का दूसरे आवर्त का तत्व, किसी भी वर्ग के दूसरे आवर्त का तत्व, जैसे हमने पिछला वर्ग नाइट्रोजन फैमिली वर्ग 15 पढ़ा था, ये वर्ग है ऑक्सीजन फैमिली वर्ग 16। यहाँ पे दूसरे आवर्त में ऑक्सीजन है और उसके दूसरे आवर्त में क्या था, नाइट्रोजन था। दोनों बदमाशी करते हैं। किसी भी वर्ग के दूसरे आवर्त का तत्व जो होता है वो बदमाशी करता है, इसीलिए नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार था, इसका भी असंगत व्यवहार था। और कारण क्या है, देखिए जरा, दूसरे आवर्त के तत्व कैसे होते हैं, असंगत व्यवहार। कैसा? असंगत व्यवहार दर्शाते हैं, नाटक ज्यादा करते हैं। कारण देखिएगा, मैंने 3 कारण बताए थे आपको नाइट्रोजन में भी। छोटे आकार के हैं, आकार है ना, एक तो कारण ये है। दूसरा कारण क्या है, और बहुत ही सुंदर कारण है ये, उच्च इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, या इलेक्ट्रॉन की जगह आप विद्युत ऋणात्मकता की बात कीजिए, है ना, बहुत ही मजा आने वाला है। दूसरा कारण क्या होगा, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, है ना। ऑक्सीजन टॉप पे सबसे छोटा आकार और बहुत ही छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था मंत्री जी का बेटा है ऑक्सीजन, उच्च विद्युत ऋणात्मकता है, इसकी पैसा ज्यादा है, खर्च कर सकता है। तीसरा कारण क्या है, डी कक्षक जो होते हैं ना, खाली कमरे, है ना, ऊपर के छत के रूम जो दूसरा मंजिल उसकी खाली कमरे, डी कक्षक रिक्त नहीं है। रिक्त डी कक्षक बोलो या डी कक्षक बोलो एक ही बात है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं, मजे की बात है। रिक्त डी कक्षक इसमें अनुपस्थित है मेरे बच्चों। क्या है, रिक्त डी कक्षक। कहां से शुरू होता है, एस से। इसमें 3D रिक्त है, इसमें 4D रिक्त है, इसमें 5D रिक्त है, इसमें 6D रिक्त है। इसमें 4D रिक्त है लेकिन 3D क्या है, भरा है। इसमें 5D रिक्त है लेकिन 4D और 3D भरा हुआ है। इसमें 6D रिक्त है लेकिन 5D 4D और 3D भरे हुए हैं। इसके साथ साथ में इसमें 4F भी आ जाता है, 5F भी आ जाता है, इसमें 4F आ जाता है।
तो ऐसे चलता रहता है कहानी। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा हुआ होगा, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास 3 कारण हैं इसके असंगत व्यवहार के, कि ऑक्सीजन का आकार बहुत छोटा है क्योंकि इसमें डी नहीं है, इसके आकार छोटा है। दूसरा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, दूसरे नंबर पे आती है, पहला फ्लोरीन, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन आता है। अच्छा, फिर उसके बाद में आती है बात हमारे पास में क्या, उसके बाद में आती है बात रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं ऑक्सीजन में। इन तीनों के कारण इसका असंगत व्यवहार होता है। देखिए असंगत व्यवहार देखिए ऑक्सीजन का और अन्य, देखिए जरा ये क्या करता है, पी पाई आबंधन, ठीक है, आबंधन से क्या कर लेगा, मल्टीपल बॉन्ड, क्या करता है प्यारे बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड कहते हैं। ऑक्सीजन करता है कि नहीं करता, ऐसे है ना। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, पी पाई डी पाई होता है, जिससे क्या करेंगे, एकल आबंध करेंगे। क्या बनाते हैं बच्चों, एकल आबंध बनाते हैं। एकल आबंध से ये क्या बनाते हैं, आपस में जुड़ करके क्या बना लेते हैं, कैटेनेशन, श्रृंखलन। कैसी प्रवृत्ति होती है इनकी, श्रृंखलन की होती है प्रवृत्ति। इसी से ये क्या बना लेते हैं, अपर रूप बना लेते हैं। इसमें श्रृंखलन तो होगा नहीं, श्रृंखलन तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो क्या करता है, खुद के साथ या फिर अपने जैसों के साथ क्या कर लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। जैसे खुद के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन के साथ हो गया, कार्बन के साथ हो गया। समझ में आ रही है क्या आपको बात, ठीक है। तो ये क्या करता है, पी पाई बॉन्डिंग है, क्योंकि इसमें डी नहीं है, तो ये पी पाई बॉन्डिंग करके मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, जिसमें डबल बॉन्ड बनाता है। जो खुद के साथ या अपने जैसों के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है। सिंगल बॉन्ड से बहुत सारे परमाणु जुड़ करके क्या बना लेते हैं, श्रृंखला बना लेते हैं, उसको श्रृंखलन कहते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं है तो श्रृंखलन इसमें नहीं होगा। और अगर बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़ करके सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो उसी से अपर रूप बनते हैं, तो इसमें अपर रूप भी नहीं होगा। इसमें अपर रूप है, श्रृंखलन है, एकल आबंध। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सल्फर की परमाणुता बहुत ज्यादा है, S8 तक हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसमें ये सभी एकल आबंध से जुड़ रहे हैं, इसीलिए परमाणुता इसमें है ज्यादा, अपर रूप बना लेता है ये S6 S8। आप बोलोगे कि सर ऑक्सीजन में भी तो होते हैं अपर रूप, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, फिर सर आप मना कैसे कर रहे हो? अरे मूर्खों, ये अपर रूप नहीं है, ये समावयवी है। कैसे है, सॉरी, इनको आइसोटोप कहते हैं, है ना, समस्थानिक, समस्थानिक, इनको समस्थानिक कहते हैं। मैं यहाँ अपर रूप की बात कर रहा हूँ बावले झालरों, यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार नहीं बदलता है, ये एक से ज्यादा परमाणु आपस में जुड़ करके बनाते हैं, उसी को अपर रूप कहते हैं। ये समस्थानिक है, ये अलग अलग है, देखो इसका परमाणु भार 16 है, इसका 17 है, ये समस्थानिक है। समझ में आ गई क्या, ये पहला असंगत व्यवहार है। दूसरा देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार है, इस असंगत व्यवहार में नाइट्रोजन में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ऑक्सीजन में कम पूछता है। ध्यान देना, पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग जो है उसके ऊपर, इस असंगत व्यवहार के ऊपर नाइट्रोजन में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ऑक्सीजन में कम होते हैं। तो ऑक्सीजन में फिर किसके ऊपर होते हैं बच्चों, वो देखिए जरा, वो ये है कि भैया ऑक्सीजन की ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन का जो भी एटम है, मॉलिक्यूल है, वो H बॉन्डिंग करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। जरा देखिएगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐसा नजर आता है। मैंने कहा था कि इसकी ऋणात्मकता ज्यादा है तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेशित, और जिनसे खींचा उनके आंशिक धनावेशित। तो एक मॉलिक्यूल का आंशिक धनावेश क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। बहुत ही प्यारा रिश्ता बन गया इनके बीच में। ये डॉट 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 जो है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन जब भी आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, लेकिन H2S सल्फर आ गया, इसी के परिवार का आदमी है, लेकिन फिर भी यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, H बॉन्ड नहीं बनेगा। आकार बड़ा हो गया डी कक्षक आने के कारण, हमने कहा था कि यहाँ जाने पर आकार बढ़ जाता है। दूसरी चीज, विद्युत ऋणात्मकता कम है सल्फर की, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ऑक्सीजन के जब भी होंगे बनेगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप तो सिर्फ फोन की घंटी सुनिएगा। जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड की बात आती है तो आपको क्या सुनना है, कान लगा करके, कि फोन की घंटी बज रही है कि नहीं बज रही है। अगर फोन की घंटी बज रही है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। बोला सर ये कैसी बात है, फोन कहाँ बजेगा, हम कहाँ सुनेंगे क्लास के अंदर।
फोन का मतलब है हाइड्रोजन फोन करेगा आपको कि मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे फोन करेगा? F for फ्लोरीन, O for ऑक्सीजन, N for नाइट्रोजन। जहां पे भी आपको हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ जुड़ा हुआ नजर आए तो फोन आ गया आपके पास और आप बना देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, फोन आ गया, मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। यहाँ किसके साथ जुड़ा है? सल्फर के साथ, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अब देखिए अगर मैं कहता हूं कि पानी को उबालना है, गैस में बदलना है, तो मेरे को ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जब तो ये अलग अलग होकर के गैस में उड़ेंगे। इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, तो क्वथनांक क्या हो गया? ज्यादा हो गया। किसका? जल का। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है, इसके H2S के अणु जो है वो तो खुद ही क्या है, चुपचाप अलग अलग बैठे हुए हैं, तो इसको गर्म करके गैस में बदलना बड़ा आसान है। समझ रहे हैं? तो इसका क्वथनांक तो कम हो गया, इसका क्वथनांक ज्यादा हो गया। इसीलिए जल जो है कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। कैसा? लिक्विड। और ये कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? गैस। एक क्वेश्चन पूछता है, कमरे के ताप पर जल क्या है? द्रव, जबकि H2S क्या है? गैस। एक ही परिवार के आदमी हैं, बिल्कुल पड़ोसी हैं, आसपास में बैठे, फिर भी इतना अंतर क्यों? इनके साथ नाइंसाफी क्यों? तो आप बोलोगे कि साहब ऑक्सीजन का आकार छोटा है, ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए ये फोन आ गया और हमने हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया जो इसके पास नहीं है, इसलिए इसकी क्वथनांक कम और ये गैस में है, इसका क्वथनांक ज्यादा और ये द्रव में है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड का ट्रेंड नहीं होता तो हम पानी को ऐसे ना पी करके ऐसे पीते, क्योंकि गैस की फॉर्म में होता तो फिर हमें ऐसे ही पीना पड़ता। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्वथनांक ज्यादा है, तो ये द्रव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दूसरा असंगत व्यवहार आपके सामने ये है। ठीक है, आ गया? केबीसी खेल रहे हैं और ये रहा दूसरा असंगत व्यवहार आपके सामने। चुनिए 4 आंसर इसमें से। ठीक है, जीत गए, चुन लिया, ठीक है जी। अब अपन चलते हैं एक और बहुत ही भयंकर असंगत व्यवहार अपन ऑक्सीजन का लेकर के चलते हैं। देखिए ऑक्सीजन की ठीक है ना, सहसंयोजकता 4 से अधिक नहीं होती, जबकि बाकी लोग जैसे सल्फर की 6 तक होती है। कितनी हो गई? 6 तक हो गई है। अरे ये क्या है? इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था, सहसंयोजकता का मतलब है कितने सहसंयोजक या उपसहसंयोजक आबंध बना रखे हैं उनको जोड़ लो। जैसे आप कहीं पे भी ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है ना? क्यों नहीं बनाता है? जरा ध्यान देना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ये है ना, S में 2 इलेक्ट्रॉन एक युग्म है और एक युग्म और 2 सिंगल कहां है? P के अंदर पड़े हैं। तो जैसे ही इसको कहा कि भैया बॉन्ड बनाओ तो 2 सिंगल से तो इसमें 2 बॉन्ड तो बना दिए, ये बना दिए। अब बोलेंगे कि तीसरा बॉन्ड बनाइए, बोलेगा मैं सक्षम नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास युग्म है। हम बोलेंगे कि भैया इसको 1 मिनट कर ले, वो बोलेगा मैं कहां करूं, मेरे पास आगे डी कक्षक है ही नहीं। तो डी कक्षक नहीं होने की वजह से ये अपने अष्टक का एक्सटेंशन नहीं कर पा रहा। क्या नहीं कर पा रहा है? अष्टक का विस्तार नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये 2 सहसंयोजक आबंध से ज्यादा नहीं बना सकता। बाकी 2 लोन पेयर के रूप में हमेशा 24 घंटे इसकी छाती में मूल डालते रहते हैं। तो इसको आप सहसंयोजकता में काउंट नहीं करेंगे। काउंट किसको करेंगे? 2 सहसंयोजक बॉन्ड को। तो 4 भी कब जाती है? 4 भी जब कोई फ्लोरीन आ जाए इसके साथ में और ये इनको क्या करते हैं? लोन पेयर को भी डोनेट कर दे, तब क्या जाएगी? ये 4 में चली जाएगी। तो देखो 1 2 3 और 4। तो सामान्यतया तो कितनी रहती है? 2 ही रहती है ऑक्सीजन की, तो आप 4 बहुत कम देखोगे। लेकिन अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए, आफत आ जाए, उसको लोन पेयर भी देना पड़े, तो अधिकतम ही क्या कर सकता है? 1 2 तो सिंगल बॉन्ड हो गए, 2 लोन पेयर डोनेट करके उससे संयोजक बॉन्ड बना लेगा। तो अधिकतम कितनी होगी? 4। ये क्यों हुआ? ये समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि इसके पास खाली डी नहीं है, इसलिए इनको अयुग्मित नहीं कर सकता। इसलिए ऑक्सीजन की अधिकतम सहसंयोजकता 4 है, लेकिन सामान्यतया तो 2 ही होती है, 2 से ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा बाकी के साथ क्या केस है? सल्फर की बात कर लो आप। सल्फर के पास रिक्त डी कक्षक पड़ा रहता है। जैसे मैंने अभी SF6 आपको बना करके दिखाया था ना, देखो सल्फर क्या कर रहा है? 6 फ्लोरीन एटम्स के साथ जुड़ सकता है ऐसे। और देख लो आप ये कितने हो गए? 6 से संयोजक आबंध हो गए, तो सहसंयोजकता यहाँ कितनी हो गई? 6 हो गई। क्यों ऐसा कैसे हुआ? 2 तो सिंगल थे, यही कॉन्फ़िगरेशन सल्फर का है। 2 तो सिंगल थे, 1 2 तो यहाँ हो गया, डी कक्षक होने की वजह से ये एक में
3 और 1 4, इसको भी अयुग्मित 5 और 1 6, तो अधिकतम कहां तक चला गया? 6 तक चला गया। तो डी कक्षक नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन 4 अधिकतम सह संयोजकता पे रुक जाता है, जबकि बाकी 6 तक जा सकते हैं। अच्छा ये देखना कि ये जो है ना, ये पोलोनियम टॉप टू बॉटम जाओगे तो ये वापस 4 की तरफ सीमित होना शुरू कर देगा, क्योंकि आखिरी प्रभाव है, इसको नहीं छेड़ पाओगे आप, है ना, आखिरी प्रभाव आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आती है कि ये तो साधारण जो नाइट्रोजन में भी हमने पढ़ा था, ये दूसरा, ये तीसरा असंगत व्यवहार, बहुत ही भयंकर असंगत व्यवहार है ऑक्सीजन के, बहुत ही बढ़िया नाटक करता है ऑक्सीजन, दूसरे आगे का तत्व है, हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। बाकी के अंदर आप इनका अष्टक का क्या हो जाता है? एक्सपेंशन, विस्तार हो जाता है डी कक्षक होने के कारण, सल्फर से आगे और सल्फर के अंदर, इसलिए वो 4 से ज्यादा से दर्शाते हैं। ऑक्सीजन में ऐसी व्यवस्था नहीं है डी कक्षक वाली, तो ये 4 तक अधिकतम रह सकता है, वैसे सामान्यतः 2 ही दर्शाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए अपन यहीं पे रोकते हैं अपना काम, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या है, क्रियाशीलता, रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे हैलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ एंड ऑल, कैसे वो होंगी, क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।